क्या ये सांप्रदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है, सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? धारा 370 तीन तलाक राम मंदिर के बाद जनता से लेकर राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस का जन्म हो गया है, जिसका नाम है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये शब्द सुनते ही सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है कि क्या ये कानून मुस्लिम विरोधी है? क्या ये कानून लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म कर देगा? कुछ लोग इसे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। क्या यूसीसी बीजेपी का 2024 के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो पाएगा? आखिर इस मुद्दे पर देश में इतनी बहस क्यों हो रही है? आखिर क्यों हाल ही में एकजुट हुआ विपक्ष अब अलग अलग टुकड़ों में बंटते हुए दिखाई दे रहा है? ऐसा नहीं है कि यूसीसी का मुद्दा पहली बार अभी उठा हो। देश में इससे भी पहले इस मुद्दे को लेकर काफी चर्चा और राजनीति हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है क्या इस बार यूसीसी को लागू किया जाएगा या फिर एक बार फिर से कागजों में ये फाइल फिर से दबकर रह जाएगी? आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है देश को यूसीसी की और क्या होगा इसका फायदा और नुकसान? देखिए यूसीसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। यूसीसी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और जाना होगा 1840 के उस दौर में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में लेक्स लॉ की रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में क्राइम एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट जैसे मुद्दों पर कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखे गए, लेकिन यहाँ भी हिंदू और मुसलमानों से जुड़े पर्सनल लॉ को जानबूझकर अनदेखा किया गया। लेकिन साल 1856 में कुछ समाज सुधारकों द्वारा धार्मिक कारणों से महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और इसमें सबसे बड़ा नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जिन्होंने विधवाओं के पुनः विवाह की मांग की, जिसके कारण 1856 में पारित हुआ हिंदू विडो एक्ट। इसके बाद 1872 में स्पेशल मैरिज एक्ट आया, जिसके तहत यदि आप किसी भी तरह की आस्थाओं और परंपराओं को यदि नहीं मानते हैं तो आप सिविल विवाह कर सकते हैं, जिसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई को इस कानून से जोड़ दिया गया। उन दिनों कई ऐसे कानून आए जो जाति, धर्म और संप्रदायों के मामलों को सुलझा सकते थे, लेकिन उस समय में भी कुछ रूढ़िवादी सोच के मुसलमानों ने उसका विरोध किया और इसके बाद बना 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और आज तक इसी आधार पर मुसलमानों के मसलों को सुलझाया जाता है। अब वो समय आता है जब आजाद भारत में पहली बार BN राव कमेटी ने 1947 में अपनी रिपोर्ट संसद में जमा करते हुए कहा कि वक्त आ चुका है देश में यूसीसी लागू करने का, और इसी प्रस्ताव का पंडित नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्वागत तो किया, लेकिन भारी विरोध के बाद उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए और 1948 में हिंदू कोड बिल का गठन हुआ। इसके बाद साल 1985 में शाहबानो मामले के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी को यूसीसी लागू करने की सलाह दी, लेकिन फिर से वही हुआ। रूढ़िवादी मुसलमानों के विरोध के चलते यूसीसी एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में दबकर रह गया। अब यहां से शुरुआत होती है बीजेपी और यूसीसी की। साल 1996 में पहली बार बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी का मुद्दा रखा और 2016 और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मुद्दे पर राय मांगी थी। अब यहाँ यह भी जानना बड़ा दिलचस्प है कि जब यूसीसी का मुद्दा उठा है, सबसे अधिक विरोध केवल मुस्लिम समुदाय की तरफ से हुआ है, जबकि कई मुस्लिम राष्ट्र जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट में पहले से ही ऐसे कानून लागू हैं। तो फिर भारत में इसको पास होने में इतनी अड़चनें क्यों आ रही हैं? आपराधिक मामलों में समान कानून तो फिर सिविल मामलों में समान कानून से आपत्ति क्यों?
आइए शुरू करते हैं यूसीसी पर हमारी ये आज की चर्चा। तो आपने जिस प्रकार से देखा ये रिपोर्ट के अंदर यूसीसी जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा देश में बन चुका है। इस वक्त मेरे साथ मेरा बहुत बेहतरीन पैनल जो है जुड़ चुका है। प्रकाश लाल श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता है भाजपा के, बिहार से हैं। राजेश कुमार जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, जो सीनियर एडवोकेट हैं। अंश वस्त जी जुड़े हुए हैं, जो हरियाणा कांग्रेस यूथ के जो है प्रवक्ता हैं। और मोहम्मद आरिफ जुड़े हुए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। कुंदन कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से। और मेरे साथ और भी गणमान्य अतिथि और भी जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। तो सबसे पहले आरिफ मोहम्मद जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा और पूछूंगा कि आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर, आपकी क्या राय है कि क्या ये जो मुद्दा है यूसीसी का देश हित में है या नहीं? देश हित में जो भी कानून होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, सारे काम होने चाहिए। एक ड्राफ्ट भी होना चाहिए आने से पहले। जो कमेटी बनाई है अपनी राय दे, क्या चाहती है वो तो ये नहीं पता वो चाहता है। अभी तो सुशील मोदी जी कह रहे थे नॉर्थ ईस्ट को इससे बाहर रखिए। अभी तो भाजपा के एक मोदी जी कह रहे कानून आना चाहिए, 2 दिन बाद एक मोदी जी कहते हैं इसको बाहर रखना चाहिए नॉर्थ ईस्ट को। तो अभी तो भाजपा के अंदर ही 2 राय बनी हुई है। पंजाब से आवाज आई सिख भाइयों की नहीं होना चाहिए, उस पर कोई आपने पहले से नहीं बैठाला। पहले से बैठा नहीं, आप उस भाई साहब जब नंबर है बोलिएगा, जब आपका नंबर है बोलिएगा, खूब बच के बोलिएगा। हाँ बिल्कुल, आप मैं मैनेज कर रहा हूँ चीज को, आप थोड़ा रुकिएगा। हाँ जी आरिफ जी, आसिफ जी कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी मैं कह रहा हूँ ना, अभी पंजाब से आवाज आई किस तरीके से पंजाब की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा हम इस पे एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे फिर बात करेंगे। अभी तो सरकारी दुविधा में मैं करना क्या, सरकार ने सबूफा छोड़ दिया और वो चर्चा का विषय बना दिया। क्योंकि सरकार को मालूम है प्रधानमंत्री सब जगह जा रहे हैं, आज राजस्थान गए और एक जगह और जाके फिर सुनिए, मेरी सुन तो लीजिए, प्रधानमंत्री मैं प्रधानमंत्री सबूफा छोड़ो, सबूफे के बाद मैंने कहा ना, एक मोदी जी ने कहा नहीं होना चाहिए, दूसरा प्रधानमंत्री राजस्थान गए, मणिपुर जहां जल रहा है, लोग मर रहे हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा मणिपुर। तो ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ऐसे सबूफे छोड़ते हैं जिसको हल नहीं होना चाहिए। मैं आसिफ के पास लेके जाऊंगा। कुंदन जी एक बार रुकिएगा थोड़ा, मेरे को डिबेट के फॉर्मेट के साथ जाने दीजिए। इनका सवाल है तो प्रकाश लाल जी से जवाब जानना चाहूंगा मैं। श्रीवास्तव जी तो कह रहे हैं कि आपके पास ना कोई ड्राफ्ट है भाई, ना आपके पास कोई आधारशिला इसकी यूसीसी को लेके है कोई, और आपने देश में इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। कोई राजनीतिक लाभ है या फिर वास्तव में देश की चिंता है आपको? देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं और देश की 135 करोड़ जनता उनकी अपनी जनता है। और यह जो कानून है, आप भी मतलब प्रधानमंत्री जी की तरह भाषण देना लग जाएंगे तो डिबेट का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी का मैंने ये देश की बात कर रहे हैं। अभी हमारे इस कानून जो हम लोग का है, समान नागरिक संहिता जो है, वो हम लोगों के बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसने लाया था। और आज देश में, क्योंकि देश आज मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर सारी जगह हर नेता लगे हैं वोट अपना रोटी सेकने में, लेकिन हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सब चाहती है कि जब एक देश में एक कानून सभी वर्गों के साथ, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, राष्ट्रीय नागरिक संहिता के अनुसार सम्मान व्यवहार किया जाए, जो सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वह विवाह हो, तलाक हो, रख रखाव हो, विरासत हो, गोद लेने, संपत्ति उत्तराधिकारी जैसे क्षेत्र को कवर करता है। तो हमारी देश मतलब पार्टी की ये सोच है कि सब इसी पर हम लोग सबका राय और सबकी हम लोग चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे 90909024 मैं आपको बताऊं मेरा फॉर्मेट। मैं श्रीवास्तव जी 2-2 मिनट सबको दी जाएंगे शुरुआत में अपने पॉइंट रखने के लिए, उसके बाद डिबेट को हम ओपन छोड़ देंगे बिल्कुल तरीके से। तो अंश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा इसके बाद। एक समय था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित नेहरू इस पूरी सहमति के साथ थे कि यूसीसी का जो मुद्दा है वो वाजिब भी है और देश की उसकी जरूरत भी है। आज आप लोगों का स्टैंड कुछ और ही हो रहा है। तो क्या नेहरू वाली कांग्रेस और राहुल गांधी वाली कांग्रेस में कुछ हम अंतर समझे? नहीं, देखिए मेरा मानना है कि अंतर तो इसमें कुछ है नहीं नेहरू जी की कांग्रेस में और राहुल जी की कांग्रेस में। हमने ये कहा हुआ कि यूसीसी पे हम स्टैंड तब बताएंगे जब हमारे पास ड्राफ्ट होगा।
हमें अभी कोई रूपरेखा है नहीं हमारे पास कि यूसीसी में क्या आप करने वाले हो, क्या कानून लाने वाले हो, यूसीसी की क्या देखो अंश जी, रूपरेखा है। अगर कांग्रेस आप ये बस बोलती है ना कि रूपरेखा सुनिए, कांग्रेस ये बोलती है कि रूपरेखा चाहिए, कोई हमें ड्राफ्ट चाहिए, तो मुझे लगता है कभी कभी हंसी की बात बन जाती है। आप लोग सबसे पहले यूसीसी को लेके आने वाले थे, आप लोगों ने ड्राफ्ट भी बना लिए थे, कुछ आधारशिला तो आप लोगों को भी पता होगी। देखिए बीजेपी की अगर मैं बात करूं ना, बीजेपी के आप 1996 से देखेंगे ना, 1996 से उनके मैनिफेस्टो में हर बार लिखा होता है कि हम यूसीसी लाएंगे। ठीक है, आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, उसके समय आप नहीं लेकर आ पाए, चलो ठीक है, उस समय आपने तर्क दिया कि नहीं। एक सेकंड कुंदन जी, एक सेकंड। आपका डेटा करेक्ट कर दूं कुंदन मैं। जी बीच में बोलना छोड़ दीजिए, आपको ही बोलना है, बीच में बोलना छोड़ दीजिए। नहीं आप सुनिए, डेटा मुझे करेक्ट करने दीजिए। नहीं करेक्ट मत कीजिए, आप बीच में एंकर बैठे हुए वो करेंगे जिन्होंने बैलेंस को बुलाया है। आप बैठ नहीं करेंगे, आप ये आप नहीं उनके करेंगे, आपको बीच मैनिफेस्टो में में बोलने का देखेंगे, शौक उनके है। मैनिफेस्टो में लिखा ये हुआ है। भाजपा के प्रवक्ता बोला चुपचाप बैठे हुए, उन्हें भी करेक्ट करना चाहिए था आपको। देखिए आप करेक्ट नहीं उनके करेंगे इसी मैनिफेस्टो को। में देखेंगे, बाकायदा मैंने हाँ। एक ये बाकायदा न्यूज बिल्कुल, पे एक बार उस पे लिखा हुआ है, अंश जी की बाकायदा बात को उनके पूरा हो जाने मैनिफेस्टो में। दीजिए, उसके बाद हम पहले एक बार मेरी कुंदन जी बात को पूरी हो लिख जाने लीजिए दीजिए, जरा। हाँ एक बिल्कुल बार बिल्कुल, आसिफ पूरा जी मेरे को बस बोलने एक मिनट दीजिए। देखिए हाँ बोलिए हाँ, अंश देखिए जी मैं बोलिए। कह रहा हूँ, देखिए 1996 से आप इनके मैनिफेस्टो में देखेंगे, 1996 से इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि ये यूसीसी अरे लेकर भैया, आएंगे। राजीव ठीक है, गांधी ने भी उस मैनिफेस्टो समय लेके आए इनके थे, अटल वो भी एक सेकंड, ड्राफ्ट लेके आए थे, और वो भी विरोध के कारण वो नहीं सुन पीछे तो हट गए। लीजिए, आप थोड़ा सा नहीं, 96 से सुन तो पहले लीजिए राजीव सोमवीर गांधी जी, भी आते हैं, उनका सुन भी तो आइए। लीजिए। लेकिन सुनिए अंश, नहीं रुकिए, देखिए मैं राजकुमार जी देखिए आपके ये पास आना चाहूंगा। राजकुमार जी, आप एक वकील हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत तथ्यात्मक बातें करेंगे और देश के संविधान के अंदर जो प्रारूप बने हुए हैं उनके आधार पर बातें करेंगे। आप मुझे बताइए, यूसीसी जो है वो कानून के तहत कैसे है? आप कैसे देखते हैं कि ये लागू होना चाहिए या लागू हो सकता है, और अगर होता भी है तो क्या चीजें इसके लिए सबसे बड़ा इफेक्ट का कारण हो सकती है? सबसे पहले जी जी। अभी देश के सामने जो अभी ज्वलंत सवाल जो आकर के खड़ा हुआ है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत में लागू होना चाहिए और क्या इसकी कानूनी कोई मान्यता है, तो आपके व्यूअर्स को मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान ऑलरेडी संविधान निर्माता हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही इसको समाहित किए हुए है, और ये ऑलरेडी संविधान के आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट को ये आगे इस पर्पस को फुलफिल करता है। तो जहां तक कानूनी अड़चन या जो भी इस संबंध में जो प्रश्न उठाया जा रहा है, तो कहीं से भी तर्क संगत नहीं लगता है कि कानून इसमें कहीं पर भी अवरोध पैदा कर रहा मैं इस है। डिबेट को ओपन करूंगा, उससे पहले मैं चाहूंगा कुंदन जी आप बोले, और फिर कुंदन जी और आसिफ जी आप दोनों आमने सामने होकर बात कर सकते हैं। मैं आपको ओपन डिबेट के अंदर ला रहा हूं, सभी हमारे मेहमानों की बातें। वकील साहब ने कहा कि भाई संगत है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कुंदन जी? देखिए पहली बात तो मैं जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं उनको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में यह 1967 से है, जब भारतीय जनसंघ था। भारतीय जनसंघ ने पहली बार इसको अपने मैनिफेस्टो में जोड़ा। उसके बाद जब 1980 में बीजेपी बनी, भारतीय जनसंघ से बीजेपी में, तब से बीजेपी के मैनिफेस्टो में यूसीसी प्रमुखता से रहा है। बीजेपी हर समय यूसीसी को लेकर चुनाव में जाती है, उसकी चुनावी घोषणा पत्र का सबसे अहम मुद्दा है। अब तीसरी बात आती है, आसिफ साहब की बात आती है, तो आसिफ साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आसिफ साहब ये मुझे बताइए, आप कहते हैं कि ड्राफ्ट नहीं है, आप कहते हैं कि प्रारूप नहीं है, फिर जब 1947 में संविधान सभा में जब इसकी चर्चा हुई थी, अंबेडकर ने जब चर्चा की थी, तो क्या उस समय यूसीसी का ड्राफ्ट संविधान सभा में था? नहीं। 1947 के अंदर जब आया, तब अनुच्छेद 25 से 28 की बीच में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। क्या ये नहीं है? ये कानून का हिस्सा है ना। जब धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है, उसको छीनने का आप काम करना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं कहा चाहते हैं। जब आजादी है, जब आजादी है, जब आप एक कानून की बात करते हैं, जब एक कानून की बात करते हैं तो कानून एक होना चाहिए, तो उस पर बात होनी चाहिए। जो कानून 1956 से जो अलग अलग जातियों में आसिफ जी एक मिनट, कुंदन जी आपको रोकना चाहूंगा। आसिफ जी, मेरा सवाल आपसे है, पाकिस्तान तो इस्लामिक राष्ट्र है, बांग्लादेश भी है, इंडोनेशिया भी है, इजिप्ट भी है, सूडान भी है, दिक्कत कहां आ रही है भारत के अंदर? आपको दिक्कत काहे की जरूरत हो रही है कि पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं आप?
नहीं, पाकिस्तान को ठीक बना रहा है। क्या पाकिस्तान के बिना देश बन चुका था उसने भाजपा के ये ऐसा कानून महसूस हो अप्लाई रहा है किए। हमारे प्रवक्ता की रोटी कितने बड़े बड़े हमारे प्रवक्ता की रोटी पाकिस्तान की नहीं दिख रही। आप पाकिस्तान की बात कीजिए, हिंदुस्तान के संविधान की बात कीजिए। ऐसा लगता है कि आप हिंदुस्तान के संविधान नहीं मानते, आप पाकिस्तान का संविधान मान रहे हैं, उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। चर्चा हमारी होनी चाहिए जो हमारा संविधान है, जो संविधान के तहत हमें भीमराव अम्बेडकर जी ने सहूलियत दी गई है, उस पर बात कीजिए। आप देश कानून से चलेगा, पाकिस्तान कानून से चलेगा? आप हमें ये बताइए, जब कौन सी बात करते हैं आप? संविधान सभा में जब इस बिल को लाना चाहते थे, उन्होंने कहा कि एक देश एक कानून। अरे आसिफ जी, धार्मिक मामला है, इसको आप कैसे ऐसे घुमा रहे हो राष्ट्रवाद के ऊपर? आप समझिए, धार्मिक मामला है, आपकी अपनी मान्यताएं हैं। आप एक बार धार्मिक मामलों में बैठ के आसिफ जी, जब चर्चा कर रहे हैं, बैठ के धार्मिक मामलों में समान कानून हो सकता है, तो सिविल मामलों में समान कानून क्यों नहीं हो सकता? मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जब आपराधिक मामलों में समान कानून हो सकता है, तो फिर सिविल मामलों में समान कानून क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकता, बताएं। एक सेकंड, क्या आप अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि जब आपराधिक मामलों में पूरे देश के अंदर समान कानून है, तो फिर सिविल मामलों में समान कानून क्यों नहीं? देखिए, सिविल, मैंने जैसे कहा कि यूसीसी लाइए आप पर, लेकिन वो सिर्फ आपका चुनावी एक जुमला बन जाता है। उत्तराखंड में जब चुनाव होता है उस समय आप कहते हैं कि हम यूसीसी लाएंगे, उस समय फिर भाजपा के नेता कहते हैं कि भाई ये पहले ड्राफ्ट रेडी कर लिया है। नहीं सुनिए, उन्होंने पहले अमित शाह जी नहीं, सुनिए, अमित शाह जी ने कहा था कि ये पहले स्टेट के लेजिस्लेचर है, पहले विधानसभा वहां से पारित होगा, उसके बाद ये यहाँ पे होगा। पहले उन्होंने उत्तराखंड का चुनाव आया, उत्तराखंड में हम यूसीसी लाएंगे, वो नहीं लेकर आते हैं। गुजरात में चुनाव होता है, गुजरात में कहते हैं कि हम यूसीसी लाएंगे, ले आएंगे। जैसे राम मंदिर लेके आगे थे, धारा 370 लेके आगे थे, आप फिर सड़कों पे उतराओगे, वो ले आएंगे, चैलेंज नहीं। लेकिन पर बात ये है कि ये उनका चुनावी जुमला बनकर रह चुका है। ये बात ये कि इनका चुनावी जुमला बनकर रह चुका है। 9 साल से। एक सेकंड, मुझे एक सेकंड बोलने दीजिए, मुझे पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, देखिए आप देखेंगे 2014 से उनकी सरकार सत्ता में है, 2014 से उनकी सरकार सत्ता में है, उनके पास पूरे 9 साल और पूरी इतनी मेजोरिटी के साथ उनकी सरकार, आप देखिए पूरी मेजोरिटी के साथ सरकार होने के बाद भी 2014 से पूरी मेजोरिटी के साथ उनकी सरकार थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं किया इसको इम्प्लीमेंट। देखिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। वकील साहब हमारे साथ में पटना से वरिष्ठ वकील है हाईकोर्ट के। वकील साहब आप ये बताएं, मुझे पहले मेरी बात कंप्लीट करनी, नहीं पहले कुंदन जी मुझे पहले मेरी बात कंप्लीट करनी दीजिए। मेरी बात के बीच में ठीक है। मैं कह रहा था कि 2014 से इनकी सरकार सत्ता में है, ठीक है, 2014 से इनकी सरकार सत्ता में है और पूर्ण बहुमत के साथ इनकी सरकार सत्ता में, ठीक है। इनके पास पूरे 9 साल थे। अब इनके पास सिर्फ एक मानसून का सत्र रह गया जिसमें ये ला सकते हैं, लेकिन उसमें भी इनका कोई विचार है नहीं अभी लेकर आने का, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ड्राफ्ट है नहीं। 20 जुलाई को उन्होंने कहा था, ठीक है, 20 जुलाई को सत्र शुरू होगा, लेकिन अभी तक कोई ड्राफ्ट तैयार है नहीं। अब सीधा जाएगा 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव में फिर से ही मुद्दा उठाएंगे, हम यूसीसी का लेकर आएंगे। तो बात साफ ये है कि ये बस सिर्फ एक चुनावी जुमला। पहले ड्राफ्ट तो लेकर आइए, उसके बाद ही तो उसको बहस होगी कि ड्राफ्ट में क्या आप कर देंगे। नहीं देखिए, पहले अगर मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ, जीएसटी लेकर आए, ठीक है, ये जीएसटी लेकर आए, इन्होंने हड़बड़ी में जीएसटी का कानून पारित कर दिया। अभी तक उसमें 900 अमेंडमेंट कर चुके हैं जीएसटी के कानून में, ठीक है। ये सीए एनआरसी का लेकर आए, सीए एनआरसी अभी तक लागू हुआ, सीए एनआरसी इस पर बात हो जानी चाहिए कि सीए एनआरसी अभी तक लागू हुआ। तो ये सिर्फ एक चुनावी जुमला कहने के लिए इसको लेकर तो बड़ी हड़बड़ी में ले आएंगे, क्योंकि अभी तो ड्राफ्ट तैयार है नहीं और मानसून सत्र शुरू होने वाला है। लेकिन इस पे क्या आगे होगा बात, इसको होनी चाहिए ताकि लोगों को लगे नहीं कि उनकी मान्यताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राजकुमार जी, आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, आप इसमें बताइए किस तरह के कानून बन सकते हैं ये, और किन किन चीजों के ऊपर में फोकस किया जा सकता है जिससे कि लोगों को लगे कि उनकी धार्मिक और जो है स्थानीय मान्यताओं को छेड़ा नहीं जा रहा। राजकुमार जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, राजकुमार जी के पास किसी कारण से आवाज नहीं जा रही। आसिफ जी, गोवा के अंदर भी मुसलमान रहते हैं, वहां पर तो कोई आपत्ति नहीं हो रही है?
गोवा के अंदर क्या कानून है बताएंगे पूरा? क्यों वहां बता पे दिए किसको समान सहूलियत नागरिकता उसके कानून नहीं अंदर? है? नहीं, वहां पे ये कानून के अंदर छूट भी है कि गोवा के अंदर आप दूसरी शादी कर सकते हैं, बच्चा नहीं हो रहा तो आपको घरवाली की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नहीं बताइए, ये मतलब बताइए दिमाग कानून से फिरा- क्यों, ये दिमाग- क्यों है? दिमाग फिरा के- आसिफ जी दिमाग ये फिरा बता के तो जहाँ दीजिए। पे वो मुद्दा उठाने की कोशिश करते हो जहाँ पे 2 बार शादियां मिल जाएं, 3 तलाक में छूट मिलती रहे, आप इसी तरह के मुद्दों पे क्यों सेंट्रिक हो जाते हो बार बार? आप ये आप क्यों नहीं चाहते सोचते हो हो कि कि लड़की की उम्र 15 साल ही रहे, महिलाओं का शादी के लिए, सम्मान, ऐसा क्यों? महिलाओं का सम्मान भी जुड़ा हुआ है इस आपके यहाँ कानून से। तलाक के अगर महिलाओं मामले को में, अधिकार मिल तलाक रहा के है, मामले में तो आप महीने अच्छे कितने सर। साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, बता दीजिए जरा। कितने साल में जाके कोर्ट से तलाक होती है, बता दो ना जरा कौशिक जी। 10 साल, 15 साल, 20 साल उम्रें खत्म हो जाती है, शादी की उम्र बचती नहीं है। इतने कोर्ट के धक्के काटने पड़ते हैं आपके कानून के मुताबिक जो आपकी बात कर रहे हैं इसकी, नहीं, जिस तलाक को लेकर चर्चा कर रहे हैं बैठ के। नहीं, कुंदन जी ऐसा किस रुकिए, कोर्ट के अंदर जाना पसंद होता है? ऐसा कानून बनवाइए सरकार से कि 4 महीने, 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में कुछ फैसला दे दो, कम से कम उम्र बची रह जाए शादी की। आपराधिक नहीं, बची रही ना उम्र, आपराधिक मामला जिंदगी का ना कि शादी अलग है, शादी उम्र के साथ होती है। शादी उम्र 80 साल की उम्र शादी नहीं होती। आप मेरी बात शादी सुनिए, जब फैसला 30 साल बाद आएगा कोर्ट का, क्या शादी लायक उम्र बचेगी? आसिफ जी सुनिए मेरी बात। नहीं बची। आप सरकार से बोले कानून बनाए, सरकार तलाक के लिए कि तलाक के कानून का फैसला कोर्ट में जाने के बाद 2 साल में निमट जाए, 1 साल में निमट जाए। कम से कम बहनों की शादी हो जाए घर बैठे, उस पर बात नहीं करेंगे। आप एक कानून की बात करते हैं कौशिक, सुनिए कौशिक जी, आप एक कानून की बात करते हैं, एक संविधान की बात करते हैं। वो संविधान कहाँ चला जाता है जब आरक्षण के ऊपर धर्म के साथ बात किया जाता है? कहाँ चला गया? आप लेके आइए साथ में किसी के साथ में, आप किसी से लेके आइए ना कानून। आसिफ जी आपराधिक हिंदुस्तान मामलों का में संविधान एक होगा। सोमवीर जी, मैं आसिफ जी की बात पे ऐड करना चाहूंगा। सोमवीर जी, मैं आसिफ जी की बात पे ऐड करना चाहूंगा। लेके आइए ना कौशिक जी, करवाइए चर्चा आप। नहीं आसिफ जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल आसिफ जी आपकी बात का जवाब अंश जी से लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आप सिविल मामले में तो बड़ा कूद कूद के बोल लेते हैं, लेकिन आपराधिक मामले में शरिया की वकालत करने से पीछे हट जाते हैं। वहां भी तो फैसले निलंबित पड़े रहते हैं कोर्ट के अंदर सालों साल तक। आपने कभी आवाज उठाई कि आइए हम हमारे अनुसार फैसला करेंगे? क्यों नहीं उठाते आप? सोमवीर जी, देखिए इसके लिए देखिए जब बात हो रही है अदालत पे, ठीक है, देखिए जब बात हो रही है अदालत पर, जब बात हो रही है आपराधिक मामलों के ऊपर, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका बढ़िया उदाहरण है राहुल गांधी जी की किस प्रकार से एक षड्यंत्र के तरीके से उनकी सदस्यता को रद्द की गई थी। उनके ऊपर सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने एक संसद में अडानी जी के ऊपर सवाल पूछ लिया। अब उनका क्या हुआ कि मोदी जी डर गए कि भाई अरे अडानी जी के ऊपर सवाल पूछ लिया गया। उन्होंने एक ऐसा केस ढूंढा जहां पे उनकी 2 साल की सजा जो है वो उनकी 2 साल के ऊपर सजा हो जाए उनपे, ठीक है। और उनके फिर क्या हुआ, उन्होंने एक जो मामला जो कि आरोपी ने अपना वापस उस केस को बंद कर दिया, तो उस केस को फिर से खोला जाता है, ठीक है। केस को फिर से खोले जाने के बाद क्या होता है, उनपे 1 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में उस मामले को लेकर जाता है और 1 महीने के अंदर उस केस की सुनवाई भी हो जाती है। और फिर संसद के वहां से जो हमारे संसद अध्यक्ष है वो उसके डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं। तो किस प्रकार से भाजपा कानून एक है डिस्क्वालिफिकेशन का। देखिए एक सेकंड, कुंदन जी एक सेकंड, नहीं बोल, एक सेकंड पहले मेरे को बोलने दीजिए, पहले मेरे को नहीं देखे पहले कानून एक है डिस्क्वालिफिकेशन का। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का कानून एक है, देखिए डिस्क्वालिफिकेशन का कानून एक है, लेकिन आप ये देखिए किस प्रकार से अलग तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नहीं देखिए पहले मुझे बोलने तो दीजिए, मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। देखिए उनका कानून डिस्क्वालिफिकेशन का एक है, लेकिन राहुल गांधी जी के पे उन्होंने 24 घंटे के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और वहीं भाजपा के एमएलए है, उनको 3 साल हो गए, 3 साल से उनको 3 साल तक डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। उनका जो घर है, उनका सरकारी आवास नहीं छीना जाता। तो कानून अगर एक देश एक कानून की अगर आप बात करो तो एक देश एक कानून, तो फिर हर एक मामले में होना चाहिए। आपराधिक मामले की बात होता है कोई वैसे मामले को मुद्दे को भटका रहे हैं। अब्बास जी, आपके इस मुद्दे पे हम किसी और दिन डिबेट रखेंगे, बड़ा डिबेट रखेंगे, इस मुद्दे को भी हम उठाएंगे। मेरा सवाल सिर्फ आप लोगों से एक ये है, आप सभी लोग गणमान्य हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या एक देश में एक कानून नहीं होना चाहिए? क्या कहेंगे आप लोग, बताएं। एक देश में एक कानून होना तो चाहिए। देखिए एक करके बोलिए आरिफ जी, आप एक करके बोलिए, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है,
आप बातों का जवाब दीजिए, आप किसी को प्रवक्ता मत कहिए। आप हम लोग किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। कोई बोल रहा है, आप बीच में चलने के नाते बात कीजिए ना। अगर कोई राहुल गांधी ने बोल रहा है, गलत हुआ उस पर बोल रहा है, कोर्ट के फैसले बोल रहे हैं, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? जो कुरान मुमैन कर रहे हैं बीच में अटैक करने समझ में आता है, आपको क्यों हो रहा है? रुकिए जरा, रुकिए, उनको बोलने दीजिए। वैसे भी समय काफी ज्यादा ऊपर होता जा रहा है। हम लोग किसी ठीक है, हमारे ऊपर प्रवक्ता होने का आरोप नहीं लगा सकते। आपके अल्फाजों से महसूस हो रहा है प्रवक्ता है, आपके अल्फाजों से महसूस हो रहा है। आप अपनी बात कहिए। मुझे पता है कि यूसीसी से सबसे ज्यादा बेचैनी आप ही को है। आप बात सुनिए, बात का जवाब दीजिए। आप किसी ठीक है आसिफ जी, ऐसा महसूस हो रहा है कुंदन जी, देश के जो मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे जो भाजपा घिर चुकी है और भाजपा जाती दिखाई दे, इसलिए आपको दर्द हो रहा है ज्यादा, इसीलिए बड़ी दिक्कत हो रही है कुंदन जी आपको। मुझे महसूस हो रहा है आपको देखकर कितना दर्द हो रहा है, जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। कुंदन जी महसूस हो रहा है आपको, आपके अल्फाज बता रहे हैं, ये दर्द झलक रहा है आपका, हालांकि कितना आंसू नहीं देखिए, दर्द झलक रहा है आपका, बड़ा महसूस हो रहा है भाई साहब, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। कुंदन जी रुकिए, ठीक है। मैं अभी जो समय काफी ज्यादा होता जा रहा है, इसको हमें प्रोग्राम को अभी थोड़ा रैप अप करना है वापस से। तो मैं एक बार सबका एक मिनट के लिए सबका एक टेक अवे लेना चाहूंगा इसके ऊपर कि आपका क्या कहना है। राजकुमार जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, आपके पास 1 मिनट का समय है, यूसीसी के ऊपर आपका अपना मत क्या है और आपको क्या इसके बारे में लगता है? राजकुमार जी, आपके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। हमसे पूछा जा रहा है। यस, हाँ, हम आपसे पूछा जा रहा है जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में जरूर आनी चाहिए, और इसलिए नहीं कि कोई पार्टी का एजेंडा हो या और किसी का लाइक और डिसलाइक हो। यह संवैधानिक मामला है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में संविधान निर्माता इसको बहुत पहले ही इसमें समाहित कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि भारत जैसे देश में जहां पर इतना डेमोग्राफिक डिफरेंस है, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से पहले क्या एक उचित नहीं होगा कि एक ड्राफ्ट लाया जाए और सभी पब्लिक के सामने रखा जाए? क्योंकि ये सभी को पता होना चाहिए कि संविधान के फंडामेंटल राइट के चैप्टर में कुछ कुछ राइट दिए गए हैं माइनॉरिटीज को, जिसको भी प्रोटेक्ट होना बहुत जरूरी है। और उस संदर्भ में सबसे पहले सरकार को एक जनता के सामने उसका एक ड्राफ्ट लाया जाना चाहिए और उस पर एक सहमति बनानी चाहिए। जहां जहां पर भी डिफरेंस हो, जो स्पेशल राइट, जो मूलभूत अधिकार के जो आड़े आ रहा है, तो उस पर एक सहमति बननी चाहिए और उस सहमति बनने के बाद इसको देश में सामान्य रूप से लागू किया जाना चाहिए और कानूनी रूप से इसमें कहीं से भी कोई अड़चन नहीं है। देखिए मुझे, हाँ बिल्कुल, तो आपका कहने का मतलब है सर्वसहमति से इसको लाना चाहिए, सरकार को ड्राफ्ट लिखाना चाहिए, जनता के सामने रखना चाहिए और ये संविधान सम्मत है, कुछ इसमें अलग नहीं है। बिल्कुल। अंश जी, आपसे कुछ भी नया नहीं कहा जा रहा है। आपका फाइनल इसके ऊपर क्या पॉइंट रहेगा? देखिए, हमारा फाइनल इस पे स्टैंड पूरा यही रहेगा कि सबसे पहले एक ड्राफ्ट की एक जरूरत है, जिस ड्राफ्ट होने के बाद ही इस पर आगे डिबेट हो सकती है कि क्या यूसीसी आना चाहिए, क्या यूसीसी नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक प्रारूप होना चाहिए। और सवाल मोदी सरकार के टाइमिंग के ऊपर भी उठते हैं, क्योंकि किस प्रकार से वो इस यूसीसी के मामले को एक जुमला बनाकर इस मामले को पोलराइज करना चाहती है ताकि वो अपने 2024 के इलेक्शन को जीत सकती है। ठीक है, आप देखिए कि हर बार इलेक्शन में ये लेकर आते हैं यूसीसी के मामले को, लेकिन उसके बाद भी ये उठाते तो है, लेकिन फिर उसके बाद इसको जब सरकार बन जाती है तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो अगर सरकार की मंशा है इसको इम्प्लीमेंट करने की, तो 9 साल में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया? तो ये सब कई सवाल जो है सरकार के ऊपर उठते हैं। ठीक है, 9 साल से आपकी पूरी मेजोरिटी थी, तो आपने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया यूसीसी को? ठीक है, आपको लगता है ये चुनावी जुमला बनेगा? कुंदन जी, आपका इस पे फाइनल क्या टेक अवे है? देखिए, जो हम जहां तक समझ है, हमारी समझ है, इसको राजनीतिकरण इसका नहीं होना चाहिए। यह देश का सवाल है, आम जनता का सवाल है, देश के हर नागरिक का सवाल है। तो मुझे लगता है कि जो वकील साहब ने कहा कि इसका एक ड्राफ्ट आना चाहिए, ड्राफ्ट तो खैर सरकार लाएगी इसको लागू करने से पहले, लेकिन बड़ा सवाल यह है
कि यह कानून, एक देश एक कानून का फॉर्मूला जो है वो सबके लिए बढ़िया है, देश के लिए बढ़िया है, और कई देश में इसके उदाहरण भी हैं, ये सफल उदाहरण है। इसलिए मुझे लगता है कि एक देश एक कानून होना ही चाहिए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कुंदन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। अंश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहम्मद आसिफ जो है उनकी थोड़े वीडियो में टेक्निकल इशू आ गया है, उनका भी मैं टेक अवे लेता, लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने में। राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक वरिष्ठ नेता है और आपने बहुत वकील हैं, क्षमा कीजिएगा, और आपने बहुत सुलझी हुई बात रखी कि संविधान संगत इसे रखना चाहिए, ड्राफ्ट जरूर लेके आना चाहिए, और हमारी भी यही मांग है कि ड्राफ्ट लेके जनता के सामने से रखना चाहिए। और अंश जी अगर रही आपकी बात, पब्लिक में सहमति होनी चाहिए, क्योंकि कानून बनाने का जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले लॉ कमीशन जनता के सामने उस कानून को रखता है और उस पर ऑब्जेक्शन लिया जाता है जो है, और उसके बाद देखिए अब मुझे डिबेट लॉ कमीशन की जो बात की जा रही है, लॉ कमीशन मैं डिबेट आगे नहीं बढ़ा सकता हूं। अंश जी मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और क्लिक इंडिया पे आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो यूसीसी के ऊपर ये थी हमारे अतिथि जो हमारे साथ जुड़े थे, वरिष्ठ नेता थे, हमारे साथ वकील भी जुड़े हुए थे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए थे, और उनका एक ही मत ये है, लोग सभी का यही मत निकल के सामने आया कि सरकार को एक ड्राफ्ट बनाना चाहिए और देश की जनता के सामने उसे रखना चाहिए, और सर्वसहमति से इसको पारित भी करवाना जरूरी है। तो यूसीसी पे क्या होता है आगे, लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।